5 जून 2025 को उत्तराखंड के कोटवार जिले में कुछ व्यक्ति सड़क पे से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे पड़ती है जहाँ पर एक गहरी खाई थी। जब वो गहरी खाई के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है। अब वो लोग थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तब उनको वहाँ ऐसा पता लगता है कि ये किसी पुरुष की बॉडी है और बॉडी को देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे इसकी मौत किसी कार दुर्घटना से हुई है। फिर वो लोग तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पे संपर्क करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कोटद्वार की पुलिस भी आ जाती है। फिर बॉडी की तुरंत ही जांच की जाती है, लेकिन उस बॉडी के पास ना तो कोई आईडी कार्ड मिलता है ना तो कोई प्रूफ मिलता है जिससे उसकी पहचान करी जा सके। फिर पुलिस बॉडी को कैप्चर कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि पुलिस वालों को अभी तक यही लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना से हुई है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से की है, क्योंकि उसके शरीर में काफी चोटों के निशान थे, जैसे कि किसी धारदार चीज से इसको मारा गया है। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि इसका कत्ल करके इसको हाईवे के किनारे फेंक दिया है। फिर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और इस चीज की जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। अब जिस हाईवे के किनारे इसकी बॉडी मिली थी उसके कुछ किलोमीटर बाद एक टोल प्लाजा पड़ता था। अब पुलिस का ये मानना है कि जिस कातिल ने इस डेड बॉडी को यहाँ फेंका है वो टोल प्लाजा से होके जरूर गुजरा होगा, इसलिए पुलिस सबसे पहले टोल प्लाजा जाती है और 5 जून से लेके अभी तक सारे सबूत इकट्ठा करने लगती है। अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस को कुछ गाड़ियों पे शक होता है और वो उन पे इन्वेस्टिगेशन भी करना चालू कर देती है, लेकिन उससे कुछ खास सबूत नहीं मिलता। तभी उनकी नजर में एक एक्सयूवी आती है जो कि महिंद्रा 700 थी और ये गाड़ी बार बार उस जगह के चक्कर काट रही थी जहाँ पर पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, और वो भी बिना किसी रीजन के। हाईवे से अगर कोई आदमी एक बार टोल प्लाजा क्रॉस करता है तो वो सीधा मंजिल पे जाता है, ना कि बार बार रोड के चक्कर काटता है। फिर पुलिस उस गाड़ी की जानकारी लेती है। उसके नंबर प्लेट से पता लगता है कि ये गाड़ी दिल्ली में रहने वाले रविंद्र नाम के आदमी से रजिस्टर है। फिर पुलिस रविंद्र सिंह के घर जाती है, उसका एड्रेस खंगालती है। फिर उनको वहाँ जाके ये पता लगता है कि ये जो रविंद्र नाम का आदमी है ये कुछ महीनों से घर से फरार है, क्योंकि रविंद्र पेशे से एक बिजनेसमैन है, इसीलिए काफी कर्जे में चल रहा था। इसके ऊपर काफी लोगों का कर्जा हो गया था और उसके ऊपर चेक बाउंस होने का एक केस भी दर्ज है, इसलिए अपने घर से फरार चल रहा है। फिर पुलिस वाले रविंद्र के घर वालों से बात करते हैं कि हमें हरिद्वार के कोटवार जिले के हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है, उसकी पुष्टिकरण करनी है। फिर जब रविंद्र सिंह के फैमिली मेंबर उस बॉडी को देखते हैं तो वो रविंद्र को तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ ये रविंद्र ही है। फिर पुलिस वाले रविंद्र सिंह का बैकग्राउंड तलाशने लगते हैं। वहाँ से इनको ये पता लगता है कि ये पहले दिल्ली में ही रहता था, इसकी एक बीबी थी और एक बच्चा भी था, और इसका एक भाई भी रहता था, भाई का परिवार भी रहता था। लेकिन 2007 में इसकी अपनी बीबी के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसकी वजह से इसने अपने बच्चे और अपनी बीबी को छोड़ के देहरादून में अपना घर शिफ्ट कर लिया था। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दिल्ली में ही छोड़ दी थी। फिर ये देहरादून रहने आ गया था और एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था। तभी इसकी मुलाकात एक 18 साल की लड़की से होती है जिसका नाम रीना सिंधु था। अब ये लड़की 18 साल की थी, वहीं दूसरी तरफ रविंद्र इससे 20 साल बड़ा था, यानी कि वो पूरे 38 साल का था। 20 साल के एज डिफरेंस के बाद भी इनको एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं और ये लिविंग में रहना भी शुरू कर देते हैं। रीना सिंधु नाम की ये लड़की जो कि रविंद्र को देहरादून में मिली थी, पेशे से ये मुरादाबाद की रहने वाली है। अब कुछ साल लिविंग में रहने के बाद ये लोग शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ महीनों बाद इनकी एक बेटी भी होती है, और यहाँ पर रविंद्र सिंह का बिजनेस भी काफी अच्छा चलने लगा था। अब यहाँ जो रीना सिंधु थी वो अपने पति रविंद्र से कहती है कि क्यों ना हम अपने गाँव यानी कि मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं और आपको भी बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है। और रविंद्र रीना के बातों में आ जाता है और मुरादाबाद में उसको एक 3 मंजिल का आलीशान घर खरीद के दे देता है, जो कि वो पूरा घर रविंद्र के नाम पे होता है। अब साल आ जाता है 2024 का। जो रविंद्र सिंह होता है उसको एक बार फिर से बिजनेस में लॉस होता है और उसके ऊपर कई प्रकार के कर्जे चढ़ जाते हैं। अब साथ ही उसने किसी को 12 लाख का चेक भी दिया था, लेकिन उसके बैंक में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो चेक बाउंस हो जाता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। अब यही वो कारण था जिसकी वजह से रविंद्र अपने घर से कुछ दिनों से फरार चल रहा था, और ये बात उसकी पहली पत्नी और उसके फैमिली को भी पता लग गया था। लेकिन पुलिस को जो टोल प्लाजा के पास एक एक्सयूवी 700 मिली थी वो रविंद्र सिंह की ही थी। अब यहाँ से पुलिस सब कुछ खंगालने लगती है तो उनको ये पता लगता है कि वो जो गाड़ी थी रविंद्र सिंह की दूसरी बीबी रीना सिंधु के पास थी, और जब वो गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो वहाँ की रिकॉर्डिंग में साफ साफ कैद हो जाता है कि जो रीना सिंधु थी वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठी थी, लेकिन ड्राइविंग सीट पे रविंद्र सिंह नहीं थे, उनकी जगह कोई और थे। और इसी चीज को देखने के बाद पुलिस का
सारा शक रीना सिंधु पे जाता है और वो तुरंत मुरादाबाद के लिए निकल जाते हैं। उनका एड्रेस ढूंढते हैं और सीधा वो रीना सिंधु के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर रीना सिंधु पुलिस को देख के घबरा जाती है, इसलिए पुलिस जो उससे सवाल करती है उसके जवाब भी वो उल्टे सीधे देने लगती है। फिर पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति रविंदर सिंह इतने दिनों से गायब है, तुमने उनके खिलाफ कोई मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। फिर रीना सिंधु के पास कोई जवाब नहीं रहता, लेकिन जब पुलिस वाले शक्ति से पेश आते हैं तो रीना सिंधु हड़बड़ाहट में सब कुछ बता देती है कि रविंद्र सिंह के मर्डर के पीछे और कोई नहीं बल्कि मेरा ही हाथ है। सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। फिर रीना सिंधु पुलिस वालों को कहती है कि मुरादाबाद में रविंदर सिंह ने मुझको यहाँ पर एक हाउस दिलाया था जिसकी कीमत करंटली टाइम में 3 से 4 करोड़ है, जो कि ये घर रीना सिंधु और रविंदर सिंह के नाम है। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर रीना सिंधु ने यूनिसेक्स सैलून खोला था और एक थेरेपी सेंटर भी खोला था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले रविंदर सिंह ने रीना सिंधु को ये बोला था कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, अब हम क्यों ना इस घर को सेल कर दे, क्योंकि इस घर की कीमत करंटली 3 से 4 करोड़ है, इससे हमारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और हम फिर से बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे और एक नया घर भी खरीद लेंगे। लेकिन रीना सिंधु इस घर को किसी भी हालत में नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि इस घर की कीमत भी बहुत ज्यादा थी और उसने एक नया बिजनेस भी चालू किया था। अब यहाँ पर एक बात आप सोचिए कि वो लड़की जिसके लिए उसके पति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसको 3 से 4 करोड़ रुपए का घर खरीद के दिया, अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के नुकसान या मुसीबत में पड़ता है तो वहाँ पर उसका फुल सपोर्ट करेगा। लेकिन रीना सिंधु ने इस घर को बेचने साफ साफ मना कर दिया। अगर आप भी इसके पीछे की वजह सुन लोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अब यहाँ पर रीना ने जो फिजियोथेरेपी नाम का सेंटर खोला था और एक पार्लर खोला था, उसमें कई प्रकार के लड़के भी आते थे और यहीं पर एक आयुतोष नाम का लड़का थेरेपी कराने आता था, जिससे रीना सिंधु की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रविंद्र इस बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था, इसीलिए आशुतोष और रीना की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है और उनको एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब कहीं ना कहीं रीना को यहाँ पर रविंद्र की जरूरत नहीं पड़ रही थी, उसकी कमी यहाँ पर आशुतोष पूरी कर रहा था और रविंद्र रीना से कई साल बड़ा भी था, इसीलिए अब तो ना तो रीना को रविंद्र की जरूरत थी और ना तो उसके पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड आशुतोष के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो कहती है मेरा पति रविंद्र इस घर को बेच के ही छोड़ेगा, अब हमको इस घर को बचाने के लिए और अपने प्यार को बचाने के लिए रविंद्र को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसीलिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे रविंद्र भी रास्ते से हट जाएगा और 3 से 4 करोड़ का उनका एक मकान भी बच जाएगा और उसके बाद वो लोग शादी करके सेटल हो जाएंगे। और इसीलिए 1 जून 2024 को रीना अपने पति रविंद्र को कॉल करती है और फोन करके वो कहती है कि मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम आशुतोष है, उसका बिजनौर में एक बड़ा सा मकान है, इधर उधर छुपने से अच्छा तुम उस मकान में जाके छुप लो और तुमको वहाँ पर खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था भी हो जाएगी और आशुतोष पैसों से भी हमारी मदद कर देगा। तो रविंद्र को लगता है कि उसकी बीबी उसकी मदद कर रही है और इसीलिए 2 जून 2024 को रविंद्र आशुतोष के घर में चला जाता है। अब यहाँ पर आशुतोष पहले ही उस घर में मौजूद होता है और बाद में रीना भी आ जाती है। फिर आशुतोष रविंद्र को बहुत सारी शराब पिलाता है, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर रीना और आशुतोष मिलकर रविंद्र को जान से मार देते हैं। ये लोग रविंद्र पे फावड़े से तब तक मारते रहते हैं जब तक उसके प्राण न निकल जाए। फिर उसके जब प्राण निकल जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती उनको यहाँ ये लगती है कि इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर ये लोग उसकी जेब से आइडेंटिफाई की सारी चीजें यानी कि मोबाइल, पर्स आदि सब कुछ निकाल के फेंक देते हैं। फिर इसकी बॉडी को इसी की XUV 700 के अंदर मुरादाबाद से कोटद्वारा हाईवे की सड़क पे ले जाके बड़ी सी खाई में फेंक देते हैं। लेकिन 5 जून 2025 को किसी सैलानियों के कारण वो डेड बॉडी देख ली जाती है और पुलिस को बताने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। फिर उससे ये पता लगता है कि रीना ने आशुतोष को रविंद्र की बॉडी ठिकाने लगाने के बदले 10 लाख रुपए दिए थे और उससे शादी करने का ऑफर भी दिया था। लेकिन शातिर चाहे जितना भी चालाक है वो कभी ना कभी पकड़ा जरूर से जाता है। और ऐसे ही हमारी और वीडियो और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को लाने में।